दोस्तों, आज मैं सिल्वर की रैली के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। मैं इसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब डिस्कस करूँगा। एंड हम देखेंगे कि ये जो सिल्वर है अभी बहुत सारे लोगों को महंगा लग रहा है, ये एक्चुअली महंगा है कि नहीं है, इसमें फ्यूचर में क्या पोटेंशियल लग रहा है। एंड हम आज जो प्रेजेंटली बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इसके अराउंड, वो भी हम समझ के आगे के हिसाब से मे बी आपको व्यू बनाने में एक हेल्प रहेगी। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड से डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोगों को अभी लग रहा है कि सिल्वर काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया, तो मैं बताना चाहता हूँ कि सिल्वर अभी एक्चुअली महंगा नहीं हुआ है। इसको समझने के लिए ना हमें इसकी हिस्ट्री पे देखना पड़ेगा। तो सिल्वर का सबसे पहले आप चार्ट देखिए। ये है सिल्वर का चार्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लॉगरिदमिक चार्ट है। ये 1980s में इसने एक हाई बनाया था अराउंड $47। ये जो यहाँ पे है, ये $47 यहाँ प्राइस दिख रहा है आपको। $47 का एक प्राइस, एक टॉप बनाया था इसने। फिर यहाँ से ऑलमोस्ट ही 95% करेक्ट हुआ था। उसके बाद फिर 2011 में इसने फिर से एक और टॉप बनाया, वही अराउंड 50 लेवल। एंड फिर अब जाके इसने फाइनली इसको ब्रेक किया है। एंड ये पूरा टाइम जो हुआ है, ये ओवर 45 ईयर्स इसने किया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में जो इसने टेम्पररी हाइज बनाए थे, इसकी हिस्ट्री वगैरह क्या है थोड़ा बहुत। सो नाइन ये मैंने गोल्ड का चार्ट खोला है। गोल्ड के चार्ट में जैसे मैंने एक पॉइंट या मार्क किया हुआ है कि यहाँ पर 1974 में यूएस ने अ, एक कमोडिटी एक्सचेंजेस पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किए थे, मेटल्स के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। तो इससे क्या हुआ कि जो यूएस की सरकार थी वो क्या चाहती थी कि लोग रादर देन ओनिंग रियल गोल्ड एंड सिल्वर, अगर फ्यूचर्स एंड सिल्वर्स के मार्केट मतलब इसकी डेरिवेटिव्स मिल जाए, तो एक तरीके से लोग इसके अंदर सट्टेबाजी में लग जाएंगे एंड इसका हम प्राइस को कंट्रोल करना हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा। तो आप सरप्राइजिंगली देखेंगे, ये जो इवेंट हुआ, ये जो डेट हुई, ये 1974 के आसपास ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी इंट्रोड्यूस हुए होंगे, डेरिवेटिव्स इंट्रोड्यूस हुए होंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि 19 यहाँ पर 74 के आसपास ही जो सिल्वर है वो अपना एक टॉप बनाता है। और इसी से थोड़े टाइम पहले आई थिंक निक्सन ने जो गोल्ड कन्वर्टेबिलिटी उसको स्टॉप किया था, डॉलर को कह दिया था कि फिएट करेंसी रहेगी। और आई थिंक 1975 में पेट्रो डॉलर्स इंट्रोड्यूस हो गए थे। तो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि दो भाई थे, हंट हंट ब्रदर्स नाम के। उनको ये फिनोमेना पता था। उनको पता था कि गवर्नमेंट ने जानबूझ के डेरिवेटिव्स इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि कमोडिटी का प्राइस बढ़ ना पाए। तो उस टाइम पे क्या होता था कि अगर मान लीजिए रियल फिजिकल चीज़ों की, मान लो फिजिकल सिल्वर की डिमांड मान लो 1 केजी की है, तो बैंक क्या करेंगे, वो डेरिवेटिव्स में 100 टाइम्स डेरिवेटिव में वो कमोडिटी को बेच देंगे। अब इससे क्या होता है कि अगर मान लो मार्केट को लग रहा है कि 100 केजी सिल्वर अवेलेबल है इस प्राइस पे, तो उस वजह से क्या होता है कि वो 1 केजी सिल्वर है, रियल सिल्वर, उसका प्राइस नहीं इंक्रीज होता। एंड काफी टाइम तक इसी चीज ने जो प्रेशियस मेटल्स है उसकी प्राइसिंग को दबा के रखा। यहाँ से आप यहाँ पे आप देखेंगे कि हंट ब्रदर्स ने बहुत सारे फिजिकल सिल्वर अक्यूमुलेट किए। एंड फिर उन्होंने क्या किया कि उन कमोडिटी कमोडिटी यूएस कमोडिटी एक्सचेंजेस पे गए एंड उन्होंने बहुत सारे डेरिवेटिव्स खरीदे। एंड इतने ज़्यादा वो डेरिवेटिव खरीदने लगे कि प्राइस शूट अप करने लगा। अब जब प्राइस बहुत ज़्यादा शूट अप कर रहा था, तो हंट ब्रदर्स ने डिलीवरी मांग ली गोल्ड की, गोल्ड एक्चुअली सिल्वर की। तो ये जो बैंक्स थे, बड़े बड़े बैंक्स हैं, सिल्वर को की डिलीवरी दे नहीं पाए, तो उन्होंने उस टाइम पे फिर ये कोर्ट वोट गए। कोर्ट में गवर्नमेंट ने बैंक को सपोर्ट करते हुए कहा कि हंट ब्रदर्स ने इस मार्केट को कॉर्नर कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने तो सिर्फ बाइंग वाइंग करी थी। और तो फिर कोई रिस्ट्रिक्शन तो था नहीं उस टाइम पे। तो फिर कोर्ट और आई थिंक इनकी जो भी फाइनेंशियल अथॉरिटीज है, उन्होंने उस टाइम पे फिर लिमिटेशन लगाया कि कोई भी आदमी इस 10 नंबर या इसके ज्यादा डेरिवेटिव्स खरीद ही नहीं सकता। एंड इस तरीके से उन्होंने प्राइसिंग को रोका। एंड इस तरीके से ये प्राइस यहाँ पे 47 के आगे बढ़ा ही नहीं काफी टाइम तक। एंड यहाँ से फिर जो ये रैली फिजल आउट हुई है, इवन ये 95% का करेक्शन हुआ यहाँ पर। फिर फाइनली 2011 के अंदर ये प्राइस फिर से टच हुआ 50 का प्राइस। एंड इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ, ये रैली का रीजन पता क्या था? ये रैली का रीजन था कि जब 2008 में क्राइसिस हुआ था, तो उस टाइम पे जब फेड ने अपना मनी प्रिंटर चालू किया था, तो उस वजह से उन्होंने इतना इतना पैसा छापा कि पैसे की वैल्यू लूज हो रही थी। तो इसलिए लोग फिर वापस प्रेशियस मेटल्स में भागे। बट सब फिर से लोग प्रेशियस मेटल्स में भागे, तो 2011 के आसपास ये टॉप बनी इस रैली की। बैंक्स ने बहुत ज़्यादा पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे थे उस टाइम पे, एंड आर्टिफिशियली इस प्राइस को दबाने की कोशिश करी। एंड इवन उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे इन्वेंट्री भी अवेलेबल थी बैंक के पास सिल्वर की। तो इस वजह से जो लोग फिजिकल डिलीवरी लेना है, उनको फिजिकल डिलीवरी भी दे दी, और ये प्राइस एक रेंज से बाहर ही नहीं जा पाया।
जैसे मतलब आप समझ सकते हैं कि जो भी प्राइसिंग होती है वो सप्लाई एंड डिमांड से डिटरमाइंड होती है। अगर मान लीजिए सप्लाई ऑथेंटिक है बट सॉरी डिमांड ऑथेंटिक है बट सप्लाई में बहुत सारी फेक क्रिएट कर दूं कि ऐसा लग रहा है कि बहुत मार्केट को लग रहा है बहुत ज्यादा फेक सप्लाई है, तो कोई भी किसी को लगेगा ही नहीं कि आप कुछ यूनिक है और इन्वेस्ट करने लायक है, तो लोग उस चीज के अंदर जाएंगे ही नहीं। तो ऐसा इस तरीके से काफी 45 ईयर्स तक उन्होंने इसके प्राइस को दबा के रखा। अब ये मैंने 1980s 1980 टॉप एंड 2011 का टॉप को डिस्कस कर दिया। मैंने डिस्कस कर लिया कि ये हाउ बैंक्स डोमिनेटेड सिल्वर एंड इवन गोल्ड थ्रू डेरिवेटिव्स। एंड अब मैं बात करता हूँ कि इस बार क्यों अलग है ये सारी चीज। 1980 का टॉप और 2011 का जो टॉप है, इस टाइम पे इवन जो 2011 का टॉप है स्पेसिफिकली, इस टाइम पे क्या था कि बैंक के पास सिल्वर सिल्वर बहुत सारा प्रेशियस मेटल था कि वो डिलीवरी दे पाए। बट इस बार अलग ये चीज है कि इस बार मेटल अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर, तो इसीलिए ये रैली चल रही है। मैं इसके बारे में और डिस्कस करूंगा। अब हम थोड़ा प्राइस वर्सेस वैल्यू के बारे में सोचते सिल्वर के बारे में। अब आपको मैं बताता हूँ कि आप जैसे अगर इक्विटी मार्केट के अंदर ऑपरेट करते हैं तो इक्विटी मार्केट के अंदर आप किसी भी चीज़ की वैल्यूएशन या वैल्यू निकालते हैं। कमोडिटीज में क्या होता है, कमोडिटीज में किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। उसको सिर्फ और सिर्फ उसकी प्राइसिंग करी जा सकती है, उसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। प्राइसिंग मतलब कि लोग उस चीज़ को खरीदने के लिए क्या कितना पैसा देने के लिए तैयार है, इससे उसका प्राइस डिसाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम अभी मार्केट कैप एक बार देख लेते हैं। ये है मार्केट कैप ऑफ एसेट्स। इसमें आप देखेंगे कि जो मतलब, और ये मतलब ये मे बी सभी कंपेरेबल एसेट्स नहीं, बट एक रफ आइडिया के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप गोल्ड देखेंगे तो गोल्ड का मार्केट कैप सबसे ज्यादा बड़ा यहाँ दिख रहा है कि 31 ट्रिलियन का मार्केट कैप। उसके बाद इनवीडिया का मार्केट कैप है 4.6 ट्रिलियन का। एंड फिर सिल्वर का 4.196 ट्रिलियन का। अभी सिल्वर भी इस लिस्ट में काफी राइज किया है अभी बहुत रिसेंट टाइम में। उससे पहले ये भी थोड़ा नीचे था। एंड आप यहाँ नीचे देखेंगे बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन की मार्केट कैप काफी कम है रिलेटिवली, 1.74 ट्रिलियन है। ऑफ कोर्स गोल्ड एंड सिल्वर को आप इक्विटी से डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, मे बी आप उसको करेंसी से कंपेयर करें तो वो ज़्यादा फेयर असेसमेंट होगा। अब हम प्राइस रियल अब हमने ये तो प्राइस कर लिया कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है सिल्वर का, एंड क्यू 50 एक इसका 50 का एक टॉप काफी टाइम तक लगता रहा। अब हम दो तरीके से बात करेंगे कि इन्फ्लेशन मतलब ये आज के टाइम में सिल्वर का एक्चुअली प्राइस क्या होना चाहिए। जिस तरीके से यूएस ने पैसा छापा है एंड इन्फ्लेशन हर जगह हुआ है, इन्फ्लेशन हर जगह बढ़ा है, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से अलग अलग वैल्यूज हम डिटरमाइन करेंगे कि आज के टाइम में सिल्वर का प्राइस क्या होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि 50 या जो आज भी इसका प्राइस है, क्या प्राइस है इसका अभी ये यूएस मार्केट्स में 74.5 प्राइस चल रहा है। तो ये अभी सस्ता है या नहीं है, अब हम एक बार देखते हैं इसको। अब आप जैसे यहाँ पर देखेंगे कि ये एक तरीके से हमने सिल्वर का ये डेटा हमारे पास लेटेस्ट है, 56 नवंबर 2025 का डेटा है। एंड 56 पे जब सिल्वर था, इन्फ्लेशन एडजस्टेड इस कैलकुलेटर के हिसाब से, ये जो मैंने वेबसाइट खोली है इसके हिसाब से सिल्वर का इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस 1.145.9 होना चाहिए, मतलब 146, मतलब भी काफी बड़ा रनवे है। अगर आज 75 या 74 75 का सिल्वर है तो इसके पास ऑलमोस्ट डबल जितना स्कोप है ऊपर जाने का, काफी इजीली, मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टेड में बात कर रहा हूँ। ये जो मैंने पेज खोला है ये एक दूसरे तरीके से इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैलकुलेशन कर रहा है। इसने इसमें क्या किया कि जनवरी 1980 में इसने 50 का प्राइस डाला एंड इन्फ्लेशन एडजस्टेड आज के टाइम में गोल्ड की वैल्यू 208 होनी चाहिए। ये वाला पेज जो मैंने खोला है ये एक अलग तरीके का इन्फ्लेशन एडजस्टेड करा है। इसमें क्या कर रही है, M2 मनी सप्लाई जो होता है उसके बेसिस पे आपने इन्फ्लेशन एडजस्ट करके कैलकुलेट किया कि सिल्वर के आज के टाइम में वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आज के टाइम में सिल्वर की वैल्यू 74, आज के टाइम में वैल्यू नहीं, सिल्वर का प्राइस 74 है, बट M2 इन्फ्लेशन एडजस्टेड ये 744 हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेट्स हैं, ये कुछ गारंटी है वैसे कुछ नहीं, बट मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ कि इसमें इतना पोटेंशियल है। अ, इसका प्राइस क्योंकि बहुत टाइम तक दबा हुआ था। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इसका बैकग्राउंड में एक चीज़ और बताता हूँ मैं कि जो रिजर्व बैंक्स हैं वो गोल्ड को एज रिजर्व ट्रीट करते हैं, अपने रिजर्व्स के अंदर गोल्ड रखते हैं। सिल्वर को आज तक ना ये बैंक्स अपने रिजर्व्स में रखते नहीं थे, क्योंकि सिल्वर क्या है कि बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है एंड सिल्वर को इसलिए पुअर मैन्स गोल्ड कहा जाता है। अब आज के टाइम में क्या हो रहा है कि गोल्ड का प्राइस इतना ज़्यादा राइज कर चुका है कि मैं आपको दिखाता हूँ।
गोल्ड का प्राइस फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, मैं आपको मैं भी एक दूसरा चार्ट दिखाता हूँ जो थोड़ा क्लीन हो। मेरे को याद नहीं आ रहा कि एक चलिए हम यहीं पे देख लेते हैं गोल्ड का प्राइस। अच्छा अभी मैं उसे दूसरे गोल्ड को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तो अभी आप जैसे देखेंगे इस साल ये गोल्ड का मूवमेंट रहा है, ये 2022 से है, ये 23 से गोल्ड का प्राइस बढ़ते जा रहा है। अब अगर हम इसको डेली चार्ट पे देखेंगे तो इवन दो इस साल ये काफी ज्यादा भागा है, एंड आपको पता है इस पूरे के पूरे टाइम में सिल्वर ने काफी बड़ी लंबी रैली दी है, बट गोल्ड का प्राइस ना काफी कंसिस्टेंटली सस्टेन किया है। तो गोल्ड तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, एंड अब क्योंकि गोल्ड ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है तो मार्केट ने अब रिलेटिवली देखना चालू किया है कि सिल्वर कंपेयर टू गोल्ड बहुत ज़्यादा चीप है। एंड मैंने एक तो पिछले वीडियो के अंदर बात किया था डी डॉलराइजेशन एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करी थी। तो इस वजह से अब क्योंकि सब लोग फिएट सिस्टम जो है डॉलर का फिएट सिस्टम उससे बाहर निकल रहे हैं, तो इसलिए जो सारी कंट्रीज हैं वो सब इन प्रेशियस मेटल्स के पीछे भाग रही हैं। तो अभी तक लोग इन बैंक्स ने गोल्ड अक्वायर किया, और गोल्ड क्योंकि इतना महंगा हो गया है अभी, मतलब ये कंट्रीज तो अक्वायर करती रहेंगी धीरे धीरे, बट सिल्वर रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। मैं आपको बताता हूँ कि एक एक चीज़ और बताता हूँ मैं, जो हम प्राइसिंग वर्सेस वैल्यू की बात कर रहे थे, इसके अंदर एक तो हमने इन्फ्लेशन एडजस्टेड देख लिया। उसके अलावा क्या करते हैं कि जो गोल्ड और सिल्वर होता है इसको ना हम आपस में कंपेयर करते हैं। ये इसको कहते हैं गोल्ड टू सिल्वर रेशियो, एंड इससे हम देखते हैं कि आपस में इन दोनों की वैल्यू ये एक्चुअली में कितना सस्ता है या महंगा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर ये रेशियो है, अगर आप माइन करते हो सारा का सारा गोल्ड सारा का सारा सिल्वर, तो वो वेट वाइज 1:7 के रेशियो में है। ठीक है। अब हिस्टोरिकली बेस्ड ऑन डिफरेंट सिविलाइजेशंस ये गोल्ड टू सिल्वर ना, गोल्ड टू सिल्वर रेशियो एक्चुअली 1:3, 1:10, 1:11, 1:14, 1:15 रहा है। ठीक है। अभी इंडिया ने सिल्वर को एज एन एसेट एक्सेप्ट किया है कि अब पहले आपने देखा होगा कि गोल्ड लोन्स हमारे यहाँ इंडिया के अंदर होते हैं। आपको बता दूं कि यूएस में और बहुत सारी जगहों पे तो गोल्ड और इन सबको फाइनेंशियल एसेट्स जैसे या कोई भी एसेट जैसे ट्रीट किया ही नहीं जाता। तो आप वहाँ पे आपको गोल्ड लोन इंडिया में मिलता है, बट बाहर आपको गोल्ड लोन वगैरह नहीं मिलता, बाहर गोल्ड लोन का कंसेप्ट नहीं है। तो जैसे इंडिया के अंदर गोल्ड लोन का कंसेप्ट है, इंडिया ने अब इवन ये भी कर दिया है कि अब आप इवन सिल्वर को भी मॉर्गेज करके उससे भी उसको भी उससे उस पर भी आप पैसा बोरो कर सकते हैं। एंड अभी तक इसके ऊपर आई थिंक जो लिमिट है वो 1 kg गोल्ड की लिमिट थी कि आप 1 kg तक का गोल्ड मॉर्गेज कर सकते हैं। और इसके इक्विवेलेंट उन्होंने निकाला है कि 1:15, मतलब 15 kg ऑफ सिल्वर, या तो आप 1 kg ऑफ गोल्ड तक मॉर्गेज कर सकते हैं, या तो 15 kg ऑफ सिल्वर तक मॉर्गेज कर सकते हैं। तो मतलब इंडिया अंदाजे से एक 1:15 का गोल्ड टू सिल्वर रेशियो मान रहा है। अब प्रेजेंटली ये जो गोल्ड टू सिल्वर रेशियो है ये आपको दिख रहा है कि 60 का है। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने चेक किया था तो 59 का था। आज आपको पता है कि करेक्शन वगैरह काफी बड़ा हुआ है सिल्वर के अंदर। ऐसा लग रहा है कि सिल्वर के अंदर काफी बड़ा करेक्शन, आप देख सकते हैं कि 7% का करेक्शन यहाँ दिखा रहा है। तो मैं इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा, बट इसीलिए अभी रिवर्ट होता हुआ दिख रहा है। अगर आप इसको मैं एक बड़े मंथली टाइम फ्रेम पे देखूंगा, एंड मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज प्लॉट, मैं अब यहाँ पे देखूं कि अगर आप ये देखें कि 100, जब ये यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है, जब गोल्ड सिल्वर से 100 टाइम ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो बहुत शार्प रैली आती है। तो इस इन पीरियड्स ऑफ टाइम में जब ये गोल्ड बिल्कुल स्पाइक करता है, ये 100 को पार करता है, तो इस टाइम पे क्या करते हैं बहुत सारे लोग कि गोल्ड बेचकर सिल्वर खरीदते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप मतलब बेसिकली आप यहाँ से उनको मतलब दिखता है काफी कुछ की सिल्वर की रैली होने वाली जब जितना ही नीचे जाते जाता है। अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको एक दूसरा में भी चार्ट खोल के बताता हूँ। हम्म, यहाँ पर शायद आपको, हाँ यहाँ पर अब आपको दिखेगा, मैंने लाइन से मार्क करी हुई है कि अभी हम 60 के गोल्ड रेशो पे हैं।
ये मतलब गोल्ड रेशियो जो है, अगर आप बहुत रीसेंट टाइम में हिस्ट्री में देखेंगे तो भी काफी टाइम तक ये 50 के नीचे होता था। मैंने आपको जो हिस्टोरिक सिविलाइजेशंस बताई हैं, हिस्टोरिक सिविलाइजेशंस में तो और ज्यादा कम होता था, ये 1:15, 1:20 इतना रेशियो होता था। तो मैं तो इवन मान रहा हूँ कि 1:40, 1:30 तो बहुत रियलिस्टिक नंबर है आज के टाइम पे सिल्वर के लिए। और मैं ये जो सिल्वर वाला आर्ग्यूमेंट है, मे बी इसके 1:30 क्यों मैं मान रहा हूँ, इसका भी मैं यूज, क्योंकि आज आज के टाइम में सिल्वर के बहुत सारे यूजेस हैं जो मैं आगे थोड़ा डिस्कस करूंगा। अब प्राइस वर्सेस वैल्यू के आर्गुमेंट में हम कुछ रिलेट दूसरे और प्रेशियस मेटल्स देखते हैं। इवन अगर आप देखेंगे यहाँ पे पैलेडियम और प्लैटिनम को भी अगर आप देखेंगे, तो इस टाइम पे जब गोल्ड एंड सिल्वर ऑलरेडी भागे हैं, तो आप देखेंगे पैलेडियम भी काफी ज्यादा भागा है। इवन जब इस अभी फ्राइडे को गोल्ड ने ये किया था, बहुत बड़ा 10%, 10.5% का एक दिन में मूव हुआ था। तो उस टाइम के आसपास में ये जो पैलेडियम है, ये भी 11%, मतलब ये 11% बढ़ रहा था। अनदर एक और प्रेशियस मेटल है जिसका नाम प्लैटिनम है, आपको पता होगा। तो प्लैटिनम का भी सेम मूवमेंट है। इसका मतलब ये, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा एनालिसिस तो ये है कि बहुत सारे लोग अभी प्रेशियस मेटल्स के पीछे भाग रहे हैं। एंड इसके अंदर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि लोग वेयर हाउसिंग कर रहे हैं सिल्वर की, और सिल्वर की सप्लाई जानबूझ के मार्केट से गायब करी है। तो मैं उसे बताना चाहता हूँ कि जो बड़े प्लेयर्स है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, स्पेशली कुछ कंट्रीज होती हैं, ढेर सारी रिजर्व बैंक्स होते हैं एंड इंडस्ट्रीज होती हैं। तो ये सबसे ज्यादा बड़े प्लेयर्स हैं जो सिल्वर की प्राइसिंग के ऊपर सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर मान लीजिए आज के टाइम में मैं 100 100 केजी खरीद लूँ, 300 केजी भी सिल्वर खरीद लूँ बाई चांस, अगर मैं खरीद लूँ, तो मैं सिल्वर के प्राइस को उतना मूव नहीं कर सकता हूँ जितना ये कंट्रीज और रिजर्व बैंक्स कर सकती हैं। एंड इवन आपको एक एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो कंट्रीज, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं और जो रिजर्व बैंक्स है, ये जब सिल्वर या गोल्ड को खरीदती हैं, तो ये आपके मेरे जैसे हो सकता है ट्रेड करने के लिए नहीं खरीदती हैं। ये इसलिए खरीदती है क्योंकि ये उनको एज अ रिजर्व ट्रीट कर रही हैं। एंड इंडस्ट्री भी जनरली ट्रेड करने के लिए नहीं खरीदती है। इंडस्ट्रीज में भी जहां उनका यूज है, वहां पे बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं। तो इसीलिए ये, मतलब मैं आपको इसका डिमांड एंड सप्लाई का सिनेरियो थोड़ा समझाना चाहता था। अब हम थोड़ी बहुत बातें करते हैं, कुछ मैं अलग एक टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि अभी जो वर्ल्ड के अंदर कुछ कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं एंड इंस्टेबिलिटी है और डी डॉलराइजेशन, जो हमने एक बार पहले डिस्कस करा हुआ है पिछले वीडियो के अंदर। अभी जैसे आपको पता है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है अभी, जैसे आपको ये तो मतलब पता है कि जब तक जितना अनसर्टेनिटी का टाइम होता है उतना ज्यादा प्रेशियस मेटल्स अच्छा करते हैं। ये तो मतलब एक वो चीज, एक कॉमन सेंस की बात है, आपने मतलब बहुत कॉमन सेइंग आपने सुनी होगी। वैसे ही डी डॉलराइजेशन का मतलब ही ये है, या तो आप, या तो कुछ लोग हैं वो डॉलर के सिस्टम या फिएट सिस्टम के अंदर जाएंगे, या तो बहुत सारे लोग इस प्रेशियस मेटल्स के सिस्टम में आएंगे। एंड इफ हिस्ट्री इज एविडेंस, देन मोस्ट लोग प्रेशियस मेटल्स के हिस्से में आते हैं, प्रेशियस मेटल्स बैक्ड करेंसीज में बिलीव करते हैं। अभी आपको पता है कि यूएस ने वेनेजुएला में ब्लॉकेड लगा दिया था। उन्होंने वहां पर एक तरीके से एज अ फॉर्म ऑफ पायरेसी वेनेजुएला से जो ऑयल निकल रहा था चाइना के लिए, वो उन्होंने वहां हैम्पर करा, वहां उनकी शिप्स को ब्लॉक कर दिया, उन वहां से उन पोर्ट से निकलने नहीं दिया। अब ये मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, मैं बस ये पॉइंट करना चाह रहा हूँ, ये हमारे लिए थीसिस पॉइंटर्स हैं कि जितनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स अलग अलग जगह क्रिएट हो रहे हैं, उतना अच्छा, उतना मतलब ये टेलविंड जैसा एक्ट करता है प्रेशियस मेटल्स के लिए। ये तो मैंने बात कर ली एंड ऑफ फिएट मनी, एंड एंड ऑफ फिएट मनी तो मैंने आपको बात कर ली। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ बॉन्ड यील्ड्स के बारे में। आप जैसे देखेंगे कि मैं आपको जो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसी बातें बातें कर रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक मिनट, ये मूव नहीं कर पा रहा मैं। ठीक है, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है, ये मैं मंथली डेटा आपको दिखा रहा हूँ। अभी अगर आप देखेंगे तो जो गवर्नमेंट यील्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की यील्ड है ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, ये अगस्त 2020 में ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास थी। और अब आप इसको देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 4% के आसपास है। मतलब ये काफी हाई पॉइंट पे ये एलिवेटेड है बॉन्ड डील्स। इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं यूएस की बॉन्ड्स डंप कर रहे हैं। एंड मैं इवन आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार 4% गया है तो इतना बुरा नहीं है। मेरे को भी ऐसा लगता था कि 4%, और अगर मान लो मार्केट फ्री फ्लोइंग है, तो अगर मान लो और अनसर्टेनिटी है, तो ये दिस तो तब बढ़ना चाहिए ना जब मे बी और हायर लेवल्स पे जाए, 5 6 7 9, तब और ज्यादा बड़े बॉन्ड यील्ड। तो इसका मतलब ये कि बॉन्ड की डंपिंग ज्यादा हो रही है। बट होता क्या है, मेरे को जो समझ में आया है
कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, बॉन्ड यील्ड्स, जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड एक्चुअली कोई फ्री मार्केट के अंदर नहीं है। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर पॉलिटिकली इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। तो मेरा जो एनालिसिस है कि ये आर्टिफिशियल तरीके से यूएस के जो एलाइज हैं उन्होंने, मैं आपको जो बता देता हूँ, यूके वगैरह है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, चाइना एंड जापान जो सबसे बड़े ट्रेजरी होल्डर्स हैं, उन्होंने यूएस की ट्रेजरीज डंप करी है। तो खरीद कौन रहा है? कोई भी बैंक्स, कोई बैंक नहीं खरीद रहा। बाय द वे, आप इसके अंदर न्यूयॉर्क फेड है, उसका रिपो और रिवर्स रिपो मार्केट का डेटा बहुत सारा अवेलेबल रहता है। तो कोई भी ट्रेजरीज खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं, कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूशन कोई खरीदना नहीं चाहते हैं। ये जो अंडरस्टैंडिंग है मेरी, जो और जो आई थिंक लोगों का स्पेकुलेशन भी है, जो मैंने बातें सुनी है, कि यूके जो यूएस का एलाय है, वो खुद ही यूएस के कहने पे बॉन्ड्स खरीद रहा है। और वो ये इसलिए कर रहा है क्योंकि आपस में वो बीच में उनका कुछ सेटलमेंट टाइप होगा। क्योंकि अगर कोई बायर नहीं आएगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स का मार्केट में, तो ये बॉन्ड डील्स बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हो जाएंगी, एंड यूएस के लिए बोरोइंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पे दूसरी कंट्रीज का दिखाता हूँ। ये जर्मनी का मैं आपको बॉन्ड डील्स बता रहा हूँ। February 22 से आप अगर देखेंगे, मैं आप लॉगरिथमिक की जगह नॉर्मल चार्ट बता देता हूँ आपको। तो ये 21 है, और अभी जो 2025 में है, ये काफ़ी बॉन्ड डील्स जो पहले नेगेटिव हुआ करती थी, अब ये पॉजिटिव 3 के आसपास आ गई हैं। वैसे यहाँ पे भी बॉन्ड डील्स नेगेटिव थी फ्रांस में, एंड अब ये 3.5 है। इटली में भी एक टाइप से सेम सिमिलर पिक्चर है। ये स्पेन की है, ये पोर्चुगल की है, ग्रीस, जापान की तो आपको हालत, अगर आप थोड़ा न्यूज़ वगैरह फॉलो करते हैं, आप थोड़ा समझते हैं, तो जापान की हालत देखिए कितनी ख़राब है, कि इसकी भी नेगेटिव बॉन्ड डील थी, अब ये पॉजिटिव 2% पे आई है। इन्होंने वैसे रेट कट, रेट हाइक का आप सुनते रहते होंगे न्यूज़ के अंदर। ये ऑस्ट्रेलिया की बॉन्ड डील्स हैं, ये भी आप देखिए सिमिलर स्टेटस है। 0.8 का यहाँ पे बॉन्ड डील थी पहले 21 में, और अभी 4.7 है, सब एलिवेटेड है। इंडिया के ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखेंगे तो रिलेटिवली ये 5%, और आज के टाइम में सिर्फ 6.5% है। तो इंडिया के बारे में मैं थोड़े टाइम के, मे बी एंड ऑफ द वीडियो में बात करूंगा। तो मैंने आपको देखा है सबसे पहले बॉन्ड डील्स। तो बॉन्ड डील्स से अब मैं बस बताना चाह रहा हूँ, पता क्या चलता है कि, एक्सक्यूज मी, बॉन्ड डील्स देख के पता चल रहा है कि लोग इन बॉन्ड्स, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है बड़ी बड़ी कंट्रीज की, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज की, यूएस एंड यूरोप की, तो लोग इनकी बॉन्ड्स को डंप कर रहे हैं। एंड इवन मैं आपको एक चीज़ ऐसे बताता हूँ, और इन्फ्लेशन और बहुत सारी जो आपको बातें पता है, मैंने डी डॉलराइजेशन की बात करी है। तो ये जो सारी फॉरेन करेंसीज हैं, दे मतलब नॉर्मल सी बातें हैं कि ये अपनी बाइंग पावर लूज करेंगी। मैंने आपको यूएसडी आईएनआर का पिछले वीडियो में कंपैरिजन बताया था। मैंने डी डॉलराइजेशन मतलब जब लोग डॉलर को यूज करना बहुत कम कर देंगे, तो आज के टाइम में जो डॉलर की बाइंग पावर है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कम हो जाएंगी। एंड वैसे ही जो उसकी एलाई कंट्रीज हैं, जो कि एक तरीके से प्रॉक्सी डॉलर, प्रॉक्सी डॉलर्स ही हैं वो, उनकी भी यूरो आप कहते हो, बट वैसे वो इट्स अ प्रॉक्सी टू डॉलर ओनली। तो ये आपको लगता है करेंसीज बहुत स्ट्रांग है, बट मैं इसके लिए ना एक केस स्टडी आपको बताता हूँ कि वायनाड जर्मनी में ये जर्मन मार्क की केस स्टडी आप देख सकते हैं। जैसे कि एक टाइम पे जब ये पेपर मनी जब अपनी वैल्यू लूज करता है, तो वो कितनी ज़्यादा फास्ट लूज करता है। ये 1980 में आपको दिख रहा है कि कितने पेपर मार्क्स से आप, वैल्यू ऑफ 1 गोल्ड मार्क इन पेपर मार्क्स। बेसिकली उस टाइम पे आई थिंक करेंसी गोल्ड करेंसी होगी, उसके बाद फिर फिएट मनी, फिएट करेंसी उन्होंने यूज़ करी होगी। एंड ये जो आपको दिख रहा है ना, कि जब ये जो गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है इन टर्म्स ऑफ पेपर मार्क्स, ये एक्चुअली में आपके जो भी उस टाइम पे जर्मनी में गोल्डन ये मार्क्स वगैरह, ये मतलब जर्मन करेंसी उस टाइम पे होल्ड करता था, वो अपनी बाइंग पावर खो रहा है। मैं आपको इसमें पिक्चर दिखाता हूँ। उस टाइम पे इतनी बुरी हालत थी। या आपने और बहुत सारी दूसरी कंट्रीज में देखा होगा कि पेपर को ऐसे गड्डियों में मतलब किसी काम का नहीं रहता है। मैंने ये जैसे लिखा आपको, हाइपर इन्फ्लेशन इन वाइमार रिपब्लिक। पेपर की कोई वैल्यू, मतलब पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहती इस टाइम पे। ये आप देख सकते हैं कि ये कित हाइपर इन्फ्लेशन जब होता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर आपको उनको करेंसी की स्ट्रेंथ मेजर करनी होती है, तो वो क्या, डॉलर इंडेक्स देखते हैं। डॉलर इंडेक्स देखने का कोई पॉइंट मुझको तो समझ में आया नहीं है, क्योंकि जो डॉलर इंडेक्स है, आप जो उसको जिन करेंसीज का कंपेयर कर रहे हैं, वो सारी ऑलरेडी एक तरीके से यूएस की फाइनेंशियल कॉलोनीज टाइप है।
मतलब बेसिकली वो प्रॉक्सी टू डॉलर कंट्रीज ही हैं। तो अ, ये जो कंट्रीज हैं इनका जो सारा काम चल रहा है वो डॉलर के भरोसे ही चल रहा है। तो इसीलिए DXY से आपको स्ट्रेंथ देखने का कोई पॉइंट नहीं है। आपको अगर देखना है कि डॉलर की स्ट्रेंथ कितनी है या किसी करेंसी की भी स्ट्रेंथ कितनी है, तो आपको उसको गोल्ड और सिल्वर से कंपेयर करके देखना चाहिए, क्योंकि वही वो एक फिजिकल एसेट है जो थोड़ा कंपेरेबल, जैसे आप समझ सकते हैं कि आपका जो पैसा है वो अब क्या वो कुछ खरीद पा भी रहा है कि नहीं खरीद पा रहा रियल वर्ल्ड में। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि अभी जो मैंने आपको ये पहले बताया था कि सिल्वर के चार्ट पे, ये मैंने आपको बताया था अलग अलग जो टॉप्स बने थे यहाँ पर, राइट। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है, ये मल्टी डेकेडल ब्रेकआउट हुआ है। एंड क्योंकि मल्टी डेकेडल ब्रेकआउट हुआ है, तो मेरी तो एक्सपेक्टेशन ये है, मैंने आपको जो पॉइंट्स डिस्कस किए गोल्ड सिल्वर रेशो के बेसिस पे, अभी मैं थोड़े टाइम में इंडस्ट्री डिमांड भी डिस्कस करूंगा। एंड मैं बताता हूँ कि ये जो सिचुएशन है ना, एक्चुअली क्यों एक शॉर्ट स्क्वीज है। शॉर्ट स्क्वीज मतलब क्या होता है कि कभी जब बहुत सारे सेलर्स किसी भी चीज की सेलिंग, मतलब किसी डेरिवेटिव की बहुत ज्यादा सेलिंग कर देते हैं, बट प्राइस उनके जो एवरेज सेलिंग सेलिंग प्राइस है उसको भी क्रॉस करके ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। तो उस केस में क्या होता है, ये जो सब ट्रेडर्स है जिन्होंने अपनी शॉर्ट नेट शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है, इन सबको ना अपनी इनको या तो अपनी पोजीशन को क्लोज करना पड़ता है, या तो फिर इनको डिलीवरी देनी पड़ती है और ये सब लॉसेस में आ जाते हैं। अब 1980 2011 ये पूरे पीरियड के अलावा आज के टाइम पे अलग ये है कि आज के टाइम में इनके पास सिल्वर की इन्वेंट्री है ही नहीं। तो ये बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ सिल्वर के डेरिवेटिव्स बेचे हुए हैं, ये सब नेकेड पोजीशंस उन्होंने बेची हुई थी, ये रियल सिल्वर नहीं था। तो पेपर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मतलब मैं हवाई बातें कर रहा हूँ, मैं तुक्का मार रहा हूँ, बट ये 1:100 का रेशो होगा, या मे बी 1:10 का तो एटलीस्ट होगा, कि मे बी 1 ग्राम जो गोल्ड रियल में प्रेजेंट है अवेलेबल होगा, 10 गुना उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की सेलिंग होगी। बहुत मैं सेफ फिगर बोल रहा हूँ। तो जब प्राइस इतना ऊपर शूट करता है, तो गोल्ड रियल सिल्वर तो अवेलेबल है ही नहीं मार्केट के अंदर, कि वो लोग इस पोजीशन को फिल करें। अब जब रियल गोल्ड बायर के हाथ में नहीं आता, तो इसको देख के दूसरे बायर्स और ज्यादा प्राइस को एक्सटेंड करते हैं। सप्लाई डिमांड का कंसेप्ट है कि जब तक वो जो डिमांड है वो बैलेंस ऑन पार नहीं आएगी विद सप्लाई, तो तब तक उसका प्राइस बढ़ता रहेगा। एंड इसकी वजह से शॉर्ट स्क्वीज होता है। आप शॉर्ट स्क्वीज के बारे में थोड़ा और देख सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, जैसे अभी एक चीज और मैं बताता हूँ। अभी ये आप देखेंगे, ये वाला जो ब्रेकआउट हो रहा है ना, ये किस टाइम पे हो रहा है, ये दिसंबर 25 के बाद में, ये यहाँ से देखिए ब्रेकआउट 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 हुआ, और ये वो जो बड़ा ब्रेकआउट है ये 26 दिसंबर को होता है। एक दिन में 10% 10.5% सिल्वर मूव करता है। और आपको बताता हूँ कि यूएस और ये बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है कि 25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक इनकी छुट्टियां चलती हैं, बड़े बड़े बैंक्स की। एंड इसमें क्या होता है, इनके जो मेन ट्रेडर्स होते हैं या मेन फंड मैनेजर्स होते हैं, इस टाइम पे ये लोग अपनी छुट्टियां वगैरह मनाना चाहते हैं, हॉलीडे सेलिब्रेट करने चाहते हैं। एंड जो ऑफिस के अंदर जिन लोगों को छोड़ते हैं काम के लिए, ये एक तरीके से सेकंड ग्रेड क्रू है, या मे बी जूनियर जूनियर स्टाफ है। तो इनको ये नई एडिशनल पोजीशन नहीं लेते जूनियर स्टाफ, और ये मतलब ये नई नई ट्रेडिंग पोजीशन लेते हैं। इनको बस ये है कि इनको कुछ भी ब्रेक नहीं करना है। अब आप जैसे देखेंगे कि ये जो डिमांड आई यहाँ पे सिल्वर की, जो ये 10 10.5% मूव किया एक दिन में सिल्वर, तो 26 दिसंबर इज जस्ट आफ्टर क्रिसमस, एक दिन आफ्टर क्रिसमस। एंड इसी दिन आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रूफ्स हैं कि यहाँ पे एक शॉर्ट स्क्वीज हुआ है। मैं आपको जैसे दिखाता हूँ, ये है न्यूयॉर्क फेड के रेपो मार्केट का डेटा। अब आप जैसे देखेंगे रेपो मार्केट के डेटा के अंदर, रेपो मार्केट का डेटा मतलब ये बताता है कि इसमें इस टाइम पे क्या होता है कि जो बैंक्स या बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, रेपो मार्केट मतलब कि जहाँ पे वो फेड से पैसा बोरो करने आते हैं। अब फेड से पैसा बोरो करना ना, एक बैंक के लिए अमंग्स अदर बैंक्स बहुत शर्मिंदा होने वाली बात है। जनरली क्या होता है कि अगर किसी बैंक, इफ अ बैंक इज कॉट विद देयर पैंट्स डाउन, देन जनरली क्या
प्रोसीजर होता है कि वो या तो अपने दूसरे बैंक्स, अपने पीयर्स से बोरो करते हैं। बट अगर मान लो सबकी ही हालत खराब है, तो फिर ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अप्रोच करेंगे फेडरल रिजर्व को कि यार आप हमें पैसा लोन दे दो, उधार दे दो। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 26 दिसंबर को $14.7 बिलियन रिपो मार्केट में किसी ने मांगे, फेड से डिमांड किए। अब इस पूरे टाइम में जो 26 दिसंबर से 2 जनवरी तक का टाइम होता है, ये ना इसमें बहुत सारी जगह तो 60% 80% वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो जाता है। एंड ये वॉल्यूम जो वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो जाता है, इसी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्डर्स होते नहीं है मार्केट में। एंड प्राइस के लिए मूवमेंट मतलब बहुत ज्यादा, बहुत वाइल्ड मूवमेंट हो सकता है, बहुत वॉलेटिलिटी वाले, बहुत वॉलेटाइल मूवमेंट्स हो सकते हैं। बट ये बाय द वे, ये जो मूवमेंट है ये काफी जेन्युइन रहा है। मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूँ बाद में। तो ये मैंने आपको बताया कि ये न्यूयॉर्क फेड रेपो एक्टिविटी जो है, इसको गोस्ट वीक कहते हैं। 26 जनवरी से 1 जनवरी तक इसको गोस्ट वीक कहते हैं। तो ये एक चीज है जो इंडिकेट करता है एक शॉर्ट स्क्वीज को। $14 बिलियन एक्चुअली में बहुत छोटा अमाउंट है। बट इवन किसी बैंक को अप्रोच करना पड़ा फेडरल रिजर्व को इस टाइम पे, ये मतलब ये मतलब सिर्फ एक अकेले बैंक की बात नहीं है, ऐसा और भी बहुत सारे दूसरे बैंक्स के साथ हुआ है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जो फिजिकल, मैं आपसे बात कर रहा था कि अभी कोई भी फिजिकल सिल्वर की इन्वेंट्री नहीं है। इसका आप अगर एलबीएमए का वोल्ट वोल्ट डेटा चेक करेंगे, आप या तो गूगल पे सर्च करेंगे असाही वोल्ट ट्रेन। असाही एक रिफाइनर है, तो इसने अभी थोड़े टाइम पहले ही एलबीएमए से बहुत सारा अपना गोल्ड विड्रॉ कर लिया था। तो अभी क्योंकि आपने सुना भी होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इंडिया भी अपना गोल्ड मंगवा रहा है वापस लंदन एक्सचेंज से। असाही भी एक रिफाइनर है, उसने भी अपना काफी सारा सिल्वर है वो निकाल लिया अपने वोल्ट से। वॉल्ट्स जो इन एक्सचेंजेस के वॉल्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनको ट्रस्ट, मतलब इन वॉल्ट के पास आप अगर वोल्ट्स का डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके पास कोई फिजिकल सिल्वर की इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है। तो होता क्या कि अगर टिपिकली अगर आप मान लो इस टाइम पे प्राइस राइज कर रहा होता, एंड अगर मेरे पास सिल्वर की इन्वेंट्री होती, तो मैं सिल्वर की इन्वेंट्री देख के प्राइस को थोड़ा, उस डिमांड को शांत कर सकता था। बट अब क्योंकि मेरे पास एक तरीके से सिल्वर अवेलेबल ही नहीं है, एंड सिल्वर इज नॉट लाइक मनी जिसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ, राइट? तो सिल्वर इज नॉट लाइक मनी जिसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ, तो इसीलिए सिल्वर का आपको प्राइस बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक और साइन ऑफ शॉर्ट स्क्वीज जो आप मार्केट के अंदर देख सकते हैं, उसको मे बी उस फिनोमेना को कहते हैं बैकवर्डेशन। बैकवर्डेशन मतलब कि अभी जो करंट सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट्स की जो वैल्यू है, फ्यूचर्स की जो वैल्यू है करंट कॉन्ट्रैक्ट की, दैट इज हायर देन द कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर 2 मंथ्स अहेड। इसका मतलब ये है कि आज के टाइम में जो बायर है वो कह रहा है कि भाई तू तो मेरे को आज सिल्वर दे दे, मेरे को 2 महीने बाद यकीन नहीं है कि तू मेरे को दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो इसलिए 2 महीने बाद का जो प्रीमियम है, या 2 महीने बाद, हाँ 2 महीने बाद का जो प्रीमियम है वो कम है, और आज के टाइम में करंट जो फ्यूचर है उसकी वैल्यू ज्यादा है। नॉर्मल फिनोमेना क्या होता है? नॉर्मल फिनोमेना होता है जो करंट जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू कम होती है, और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो बैकवर्डेशन इज अनदर साइन जो मैं समझ पा रहा हूँ कि इट्स अ साइन ऑफ शॉर्ट स्क्वीज। अब और साइंस ऑफ शॉर्ट स्क्वीज मैं आपको बताता हूँ कि अभी आप अगर थोड़ा न्यूज़ वगैरह फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा सीएमई जो एक्सचेंज है, एंड ग्लोबेक्स एक एक्सचेंज है, इन लोगों ने अभी क्या करा था थोड़े टाइम पहले, इन्होंने एकदम से जब ये सिल्वर का प्राइस बहुत ज़्यादा भाग रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि उस प्राइस को शांत करने के लिए इन्होंने ऐसा कह दिया, इन्होंने अपने ना एक्सचेंज ही बिल्कुल बंद कर दिए थोड़े टाइम के लिए। और बहुत थोड़े टाइम के लिए हुआ था, बट इनको ऐसा लगा था कि एक्सचेंज बंद होने से मे बी थोड़ा ट्रेडिंग, या लोग मे बी थोड़ा पैनिक सेलिंग करके लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट्स, अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, एंड बैंक बेसिकली जो बैंक्स है जिन्होंने शॉर्ट किया होगा यहाँ पर, वो बच जाएंगे एक तरीके से इस स्क्वीज से। तो उन्होंने बहाना वहाना दिया कि डेटा सेंटर में कोई कूलिंग इशू हो गया। और आपको अगर आप थोड़ा न्यूज़ फॉलो करेंगे तो अभी थोड़े रिसेंट टाइम में 2-3 महीनों में इस टाइप के जो फिनोमेना है डेटा सेंटर्स के वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इवन आपने मतलब ये इंडिया में ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, बट इंडिया के अंदर आपने ये सुना होगा कि सेबी ने आई थिंक एनएसी बीएससी इन सबको एक्सचेंजेस को एक वार्निंग टाइप दिया था, वार्निंग या कुछ को इंस्ट्रक्शन दिया था कि एट एनी टाइम एटलीस्ट एक एक्सचेंज तो वर्क करना ही चाहिए। और इस टाइप के उन्होंने इन्होंने कंटिजेंसी के केस में इन्होंने अपनी चीजें ऐसी सेटअप करी हुई है
कि कभी भी ऐसा ना हो कि आउटेज हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि अगर आउटेज एक टाइम एकदम से हो गया तो लोग पैनिक बाइंग एंड पैनिक सेलिंग करने लगते हैं एंड उस वजह से मार्केट क्रैश कर सकता है। तो ये जो सीएमई का आउटेज है, कॉमेक्स का आउटेज है, ये ना काफी ये फेक है एंड ये भी एक सिल्वर स्क्वीज का ही साइन मैं मान रहा हूँ। उसके अलावा आपको ये पता होगा शायद कि मे बी पता नहीं होगा कि अभी सीएमई ने क्या किया थोड़े टाइम से, ये मल्टीपल टाइम्स ना इसने अपने जो फ्यूचर्स हैं इसको खरीदने के लिए आपको कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर ना आपको एक इनिशियल मार्जिन पे करना पड़ता है और एक मेंटेनेंस मार्जिन पे करना पड़ता है। ये वैल्यू ना $2000 की थी आई थिंक। एंड सीएमई ने ना इस मार्जिन को अभी एक ही महीने के अंदर बहुत बहुत जल्दी जल्दी 2 बार इंक्रीज कर दिया। वो भी छोटा मोटा इंक्रीज नहीं किया उसने, बड़ा बड़ा इंक्रीज किया। 2000 से 2200 कर दिया, फिर अब 2200 से 2500 कर दिया। तो ये अगेन ये एक तरीके से प्रेशर डालने के लिए कि आप मार्जिन जब बढ़ाते हो तो एक ट्रेडर जो मे बी उसने 5 पोजीशन ली हुई है अब वो 4 पोजीशन ही ले पाएगा। तो ये एक्स्ट्रा पोजीशंस क्लोज करने के तरीके हैं। और सीएमई और ये एक्सचेंजेस तो कहेंगे कि हम तो वॉलेटिलिटी को अवॉइड करने के लिए कर रहे हैं, बट मार्केट को और एंड इवन मुझको इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं है। एक चीज़ जो मैं थोड़ा बात करना पहले बात करनी चाहिए थी मुझको कि सिल्वर की अभी क्या हो रहा है कि सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड भी है जो उसकी प्राइस को अफेक्ट कर रही है। ईवीज के अंदर, सोलर पैनल्स के अंदर काफी सिल्वर यूज होता है। ईवीज ईवीज और जैसे सोलर पैनल हुए, अब ये ना लोग बिजनेस ऑपरेशंस है। आपकी जो एक ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकती है, इसके अंदर मान लो एक सिल्वर का प्राइस अगर मान लो पहले 50 था और अभी 80 हो गया, 90 हो गया, मान लो 1 kg भी सिल्वर लगा, तो भी बहुत मार्जिनल इंक्रीज है एक ऐसे कार मैन्युफैक्चरर के लिए जिसके लिए सिल्वर एक बहुत क्रूशियल एलिमेंट है। मगर अगर वो ये सिल्वर नहीं लगाएगा तो उसका तो पूरा बिजनेस या उसकी कार बेचना, उसका प्रोडक्शन ही पूरा रुक जाएगा एंड वो उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी कॉस्ट है। इवन बिलियंस की कॉस्ट है उसके लिए। तो ये जो कंपनीज हैं ये भी सिल्वर को होल्ड कर रही हैं क्योंकि इनको ये पता है कि फिजिकल सिल्वर अवेलेबल है नहीं मार्केट के अंदर। तो ये जो कंपनीज हैं ये सब होल्डिंग कर रही हैं। एंड ईवी और सोलर पैनल्स का जो हब है ये चाइना है। तो चाइना में बहुत ज़्यादा होर्डिंग हो रही है। इवन अभी सैमसंग ने एक सॉलिड स्टेट बैटरीज निकाली है विच आर सिल्वर बेस्ड। तो इस वजह से भी मार्केट एस्टिमेट कर रहा है कि सिल्वर की बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी। एंड आपको मे भी ऐसा लगेगा कि सिर्फ सैमसंग सॉलिड स्टेट बैटरीज बना रहा है एंड प्रोजेक्शंस हैं कि ये थोड़े टाइम में ना 10-20% ऑफ द मार्केट शेयर ले लेंगे। एंड ये बहुत एफिशिएंट बैटरीज हैं, 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाती हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा बैटरीज और सबसे ज्यादा ईवीज बेचता है वो चाइना है। और चाइना बहुत सारी टेक्नोलॉजी को कॉपी करने में बहुत ज्यादा तेज है। तो इसीलिए जो सॉलिड स्टेट बैटरीज अगर सैमसंग ये सब होल्ड कर रहा है तो चाइना सैमसंग अगर मान लीजिए सैमसंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, प्रेशियस मेटल है, उसकी बैटरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाइना भी इसकी बहुत ज्यादा होल्डिंग कर रहा है। अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि सैमसंग की एक न्यूज आई थी कि सैमसंग ने किसी एक सिल्वर माइन के साथ डील भी कर ली कि 2 साल तक आप अपना सिल्वर सिर्फ और सिर्फ मुझको ही बेचोगे। एंड ये उसने डील क्यों करी होगी? ये डील उसने इसलिए करी है क्योंकि उसको पता है कि मार्केट के अंदर जो मेरे को सिल्वर मिलेगा वो महंगा मिलेगा। इसलिए उसने किसी माइन से ही डील करके उसने मे बी एक एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया होगा उस माइन को कि यार जो मार्केट रेट है मैं तेरे को उससे ज्यादा दूंगा, बट जो तेरा सिल्वर निकलेगा 2 साल तक वो सारा सिल्वर मेरा होगा। अ, मैं कुछ और एडिशनल पॉइंट्स करता हूँ प्रेशियस मेटल्स की डिमांड को जो चीज़ें फ्यूल कर रही हैं। अभी थोड़े इस साल न्यूज़ आई थी कि टेथर करके कंपनी है। आपने यूएसडीटी का नाम सुना होगा, टेथर कॉइन कहते हैं यूएसडीटी। ये ना वैसे एक क्रिप्टो है जो बेसिकली कहता है कि हम यूएसडी के साथ 1:1 का रेशो मेंटेन करते हैं। तो इस साल पता चला है, इस साल आई थिंक न्यूज़ आई थी कि 13.6% जो इस साल का गोल्ड का सप्लाई था वो अकेला सिर्फ और सिर्फ टेथर ने खरीदा है। तो टेथर का अगर आप बैकग्राउंड थोड़ा देखेंगे ना तो टेथर बहुत ही ज्यादा फर्जी कंपनी टाइप है। मतलब इन्होंने बेसिकली एक तरीके से अब यूएसडीटी बेचा। तो आपको मैं एक क्रिप्टो बेच रहा हूँ, मैं आपसे डॉलर ले रहा हूँ रियल में, बट मैं जो आपको दे रहा हूँ यूएसडीटी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बेसिकली ये एक स्कैम टाइप है कि मान लीजिए आप 100 लोग मेरे पास यूएसडीटी खरीदना है, मैंने आपसे सबसे रियल डॉलर खरीदे जो वैसे बाय द वे खुद ही फिएट मनी है, और मैंने आपको उसके बदले में एक फेक चीज दे दी विच इज टेथर कॉइन।
अब आप सब लोग एक बार जब टेथर एनवायरनमेंट में आ जाओगे तो आप बहुत इजीली यहाँ से निकल के नहीं जा रहे हो, सारे लोग एक साथ तुमसे वापस पैसा मांगने आओगे नहीं, और आप एक्सचेंज पे इसको ट्रेड करते रहोगे। तो ये लोग ऐसा कहते हैं कि हम ना बहुत सारी डॉलर्स हम 1:1 को मेंटेन करते रेशो, कि हम मतलब एक रियल कंपनी है, बट इनका ना बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा शेडी और स्केची है। तो इस साल बाय द वे ये भी देखा गया कि टेथर जो एक क्रिप्टो कंपनी है, और सब लोग क्रिप्टो में भाग रहे हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया, बताया था कि क्रिप्टो से बिल्कुल दूर रहना है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे और इवन अब आगे के लिए, तो टेथर जो इतनी बड़ी क्रिप्टो कंपनी है वो खुद ही गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, और ये इतना ज्यादा गोल्ड होल्ड कर रही है कि इसने इस साल में 13.6% जो सप्लाई है वो अकेले टेथर नहीं खरीद लिया, एक प्राइवेट कंपनी है। ये वाली न्यूज मैंने आपको बता दी थी कि इंडिया ने मॉर्गेज ऑफ सिल्वर अलाउ कर दिया है, एंड इट इज नाउ ट्रीटिंग सिल्वर एज अ फाइनेंशियल एसेट। और ये तो सिर्फ एक कंट्री ने किया है, आपको पता है कि सिल्वर बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर है। तो एक तरीके से ये भी सिल्वर की डिमांड को फ्यूल करेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं एक सिल्वर खरीद के उसके ऊपर मॉर्गेज लेके अपनी मे बी मैं एक छोटा बिजनेसमैन हूँ और मैं अपनी वर्किंग कैपिटल में इस कैपिटल को यूज कर सकता हूँ, तो मैं तो सिल्वर खरीदूंगा। मेरे लिए तो एक मतलब इंसेंटिव है मेरे लिए। पहले जो मेरे को लगता था कि मेरा सिल्वर के अंदर पैसा खरीद खरीद के अटक गया, अब मेरे को नो लॉन्गर ऐसा लगेगा कि यार मेरा पैसा सिल्वर के अंदर अटक रहा है। तो ये एक सिल्वर का एक नया यूज केस आया है। अब मेरा और असेसमेंट ये भी है कि जो सिल्वर के अंदर मोमेंटम अभी आप देख रहे हैं, इससे और क्या चीज होगी, इससे ये भी होगा कि जो गोल्ड के बहुत बहुत सारे लोग हैं जो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टेड है। मैंने आपको गोल्ड टू सिल्वर रेशियो बताया कि सिल्वर अभी काफी सस्ता है कंपेयर टू गोल्ड, एंड गोल्ड क्योंकि इतने हाई लेवल से बहुत सस्टेन कर रहा है, रिजर्व बैंक ने सब अक्यूमुलेट करके रखा है गोल्ड। तो गोल्ड के जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं उनको जब दिखता है कि यार सिल्वर भाग रहा है, क्रिप्टो के बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं उनको दिख रहा है सिल्वर भाग रहा है, दूसरे इन्वेस्टर्स उनको लगता है कि सिल्वर भाग रहा है, तो वो सब भी इसके अंदर जंप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ट्विटर पे तो मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग तो एक्चुअली में क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, और उन लोगों ने पूरे पूरे अपने क्रिप्टो के इन्वेस्ट अपने अपने पूरे के पूरे पोर्टफोलियो डंप करके उन्होंने सब पूरी सिल्वर में पोजीशन ले ली है। आप ऐसी आप थोड़े पॉडकास्ट और बहुत सारी चीजें सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा बहुत सारे मिलियनर्स भी हैं जिनके पास बहुत ज्यादा बहुत बड़े बड़े अमाउंट में पैसा है, उन्होंने भी सिल्वर के अंदर इस साल पिछले साल के अंदर एंट्री करी है। ऐसे मतलब मेरे आसपास में भी मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि वो 3 करोड़ के 4 करोड़ का सिल्वर लेके लोग बैठे हैं, फिजिकल सिल्वर। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टाइम पे एक और चीज देखी गई है कि बहुत सारे जो रिटेल बायर्स हैं वो एग्जिट भी कर रहे हैं मार्केट में। तो ये इवन यूएस में भी देखा गया है, ये इंडिया में भी देखा गया है कि बहुत सारे जो रिटेल बायर्स हैं उनको क्या लग रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स थे उनको लग रहा है कि यार गोल्ड बहुत ज्यादा भाग गया तो अब हम इस टाइम पे निकल जाए। बट ये फिर भी मेरा तो जो अंदाजा है कि बहुत ये छोटे छोटे लोग मतलब छोटे छोटे पोर्टफोलियोज हैं, एंड ये बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सिल्वर होल्ड करते हैं। इसमें आपको बताया था कि बहुत बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वही इसके प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पाते, छोटे छोटे बायर्स हैं वो इसके प्राइस को ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे। तो ये मेरा असेसमेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ एंटी थीसिस पॉइंटर्स डिस्कस कर सकता हूँ। मैंने सोचा काफ़ी सारे एंटी थीसिस पॉइंटर्स के बारे में कि ये जो चाइनीज डिमांड है क्या ये रियल है भी कि नहीं है, और ये ऐसा तो नहीं कि क्योंकि वेनेजुएला ने यूएस ने वेनेजुएला में चाइना का ऑयल शिपमेंट रोका, तो एक तरीका है काउंटर अटैक करने का चाइना का वापस किसको, यूएस को, कि मैं आपका सिल्वर, मेरे को पता है आपका सिल्वर है नहीं, तो मैं एक तरीके से आपको ड्रेन करना चाहता हूँ, आपके बैंक्स को हर्ट करना चाहता हूँ। तो इस वजह से तो नहीं चाइना अटैक कर रहा है, ये डिमांड रियल है भी कि नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखे हैं। आपको पहले मैं बता देता हूँ कि ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये है सिल्वर का प्राइस जो यूएस में चल रहा है, ये इस टाइम पे ना 72.5 का चल रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप चाइनीज मार्केट में देखते हैं तो चाइनीज मार्केट में मैंने ये AG1 जो है ये शंघाई गोल्ड फ्यूचर्स का प्राइस आ रहा है यहाँ पे, एंड ये प्राइस को मैंने क्या किया है, इस प्राइस को मैंने डॉलर में कन्वर्ट किया है। तो अब आप जैसे देख सकते हैं कि जो यूएस के अंदर सिल्वर का प्राइस है वो 72 है, और चाइना के अंदर जो सिल्वर का प्राइस चल रहा है वो इस टाइम पे 78.8 चल रहा है। ये ना बहुत बड़ा आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है, मतलब
ये 72 है और ये 79 चल रहा है ऑलमोस्ट। मतलब ये $7 का आर्बिट्राज है, जो कि एक्चुअली में काफी बड़ा गैप है। नॉर्मल ये जो गैप होता है, ये $4-5 या उससे भी कम होता है ये। बट अभी है ना, गैप बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लोग महंगा खरीदे और यहाँ पे इवन सस्ता, यहाँ पे प्राइस सस्ता है अभी। पिछले पिछले वीक में क्या हो रहा था कि जो शंघाई का प्राइस है डोमिनेट कर रहा था, शंघाई का प्राइस आगे आगे भाग रहा था, एंड जो ये यूएस का प्राइस है इसको पीछे पीछे भाग के उसको फॉलो कर रहा था। अब ये ना थोड़ा ट्रेडिंग ट्रेडिंग के कंसेप्ट हैं, आपको समझना पड़ेगा। कि अगर मान लीजिए इस मार्केट में गोल्ड ज़्यादा सस्ता है और इस मार्केट में गोल्ड महंगा है, तो लोगों को आइडियली क्या करना चाहिए कि इस मार्केट से सिल्वर को खरीद के, सस्ते मार्केट से सिल्वर को खरीद के महंगे मार्केट में उसको बेचना चाहिए, एंड इस तरीके से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। बट और ये ना एक चीज़ है कि आर्बिट्राज जो एज अ ट्रेड है, ये थ्योरेटिकल बात है कि एट द एंड ऑफ द एट एक्सपायरी जो दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी वैल्यूज एक प्राइस पे आएंगी, या ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पे आएंगी। बट ये कोई गारंटीड चीज नहीं है कि ऐसा ही होगा। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि सिल्वर आर्बिट्राज इज अ नो रिस्क स्ट्रैटेजी। वो नो रिस्क स्ट्रैटेजी हो सकती है, बट रियल में क्या कोई बंदा यूएस में क्या सिल्वर एक्चुअल में डिलीवरी लेकर यहाँ पर पहुंचकर महंगे प्राइस में सिल्वर को बेच रहा है? क्योंकि मैंने कुछ जो प्राइमरी कुछ रिसर्च करी है, कुछ एनालिसिस किया है, थोड़ा ट्विटर के कुछ पोस्ट वगैरह देखे हैं, एंड उसके अलावा यूट्यूब पे कुछ लोगों को देखा है जो रियल में चाइनीज मार्केट के अंदर है। तो वहाँ पे ना सिल्वर की एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा बाइंग हो रही है। तो मेरा तो ये असेसमेंट है कि रियल बाइंग है। एंड ये जो आर्बिट्राज है, ये एक्चुअली मतलब ये जो डिफरेंस है प्राइस का, ये सिल्वर जो है यूएस का, ये 79 पे तो नहीं आ पाएगा। अभी इस हफ्ते में क्या हो रहा है कि इस हफ्ते में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। एंड जो मेन बड़े ट्रेडर्स हैं वो 2 जनवरी को वापस आएंगे। और अभी क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है ना, तो अभी इस मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट कर सकते हो। तो मेरा तो असेसमेंट है कि जो ये अभी 29, 31 एंड 1 जनवरी है, तब तक वॉलेटिलिटी, बैंक्स क्या करेंगे, यूएस के बैंक से बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, जो सिल्वर की पोजीशंस हैं, ये पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये लेवरेज पे लेते हैं, मार्जिन पे लेते हैं। तो अगर आप मान लीजिए जैसे भी आज 8% लॉस में है, तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं ना, वो उनको डर लगेगा एंड वो अपनी पोजीशन एग्जिट करके ऐसे भागेंगे। कभी कभी जब एक चीज बहुत पैराबोलिक मूव होता है किसी चीज का, तो लोगों को लगता है दिस इज वेरी इजी मनी, एंड हर कोई इसके अंदर यहाँ पर जंप करता है। इसीलिए इन लोगों को हटाने के लिए, जो वीक हैंड्स है उनको निकालने के लिए, ये जो वॉलिटिलिटी मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चर्ड है, ये रियल नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो रियल ये जो रियल सिल्वर का प्राइसिंग है, वो आपको थोड़ा 2 जनवरी के बाद ही पता चलेगा। मेरा जो व्यू है कि अगले साल और उसके और अगले साल सिल्वर काफी अच्छा करेगा, एंड मेरे हिसाब से तो बहुत एसिमेट्रिक ट्रेड है ये। एसिमेट्रिक ट्रेड का क्या मतलब होता है कि अगर आप मान लो आप एक ट्रेड लेते हो, जनरली मान लो अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2, 1:5 टाइप का है, बट अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में भी 1:20, 1:30, 1:100 भी बहुत सारे ट्रेड जैसे होते हैं। अब इसमें होता है चांस कि आप एक मे बी 1% चांस है कि आप पैसा लूज कर सकते हो। ऑफ कोर्स मैं आपको, ये कोई इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं है, मैं आपको बस मेरा थिंकिंग बता रहा हूँ। तो ऐसे ट्रेड्स में क्या होता है, चांस होता है, 1% चांस होता है कि आप अपना पैसा खोओगे, बट 100%, मतलब सॉरी 99% चांस होता है कि आप काफी सारा पैसा कमाओगे। एंड मेरे को, जैसे मैंने आपको इसके टारगेट्स, मतलब टारगेट नहीं एग्जैक्टली, बट मैंने आपको बताया कि क्यों सिल्वर ना काफी ज्यादा अंडर प्राइस्ड है आज के टाइम में। सिल्वर की माइंस, आपको पता है कि जो सिल्वर की सिर्फ जो माइनिंग होती है, 75% जो माइनिंग होती है वो ना जिंक की और कुछ और दूसरे मेटल्स की जो माइनिंग होती है, उसके साथ जो सिल्वर निकलता है वो मार्केट के ऊपर आता है। दैट इज 75% ऑफ द मार्केट की जो वैल्यू होती है। बाकी जो 25% है, वो सिर्फ 25% ही सिर्फ सिल्वर माइन से निकलता है। तो सिल्वर माइंस को इवन फंक्शनल होने के लिए, एग्जिस्टिंग सिल्वर माइंस को फंक्शनल होने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए आई डोंट सी सिल्वर की सप्लाई मार्केट में आते हुए। एंड अभी हम जैसे वॉलिटिलिटी के टाइम में इस साल और अगले साल जैसे जैसे बढ़ रहे हैं,
वैसे वैसे ना सिल्वर का प्राइस मेरे को तो मतलब सारे के सारे जो चीजें हैं वो एक ही तरफ इशारा करती हुई दिखती हैं कि यहाँ से भी सिल्वर का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ेगा। आप यहाँ से ऐसा अगर आप इस चार्ट को सिर्फ ऐसा देखोगे तो आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत पैराबोलिक मूव रहा है सिल्वर का। सिल्वर यहाँ पे सीधा खड़ा हो गया है। बट अगर आप इसका मंथली आप ये अगर इसका मल्टी डेकेडल चार्ट देखोगे तो आप देख सकते हो कि ना ये बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ है इसका। ये बहुत जितना बड़ा बेस होता है उतना बड़ा ऐसा ट्रेड टेक्निकल एनालिसिस में कहते हैं उतना बड़ा ब्रेकआउट होता है। तो मुझको तो इवन ऐसा लगता है कि मैं तो मन में मेरे मन में तो ऐसे चलता है कि जो सिल्वर है इट माइट बी द ट्रेड ऑफ द डेकेड। तो मैं तो इसके ऊपर काफी बुलिश हूँ। एंड मेरे हिसाब से जो ये नॉर्मली अभी मार्केट्स करेक्ट भी कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं ये छोटे ट्रेडर्स को उनकी पोजीशन से शेक आउट करने के तरीके हैं। ये मेरा एनालिसिस है और ऑफ कोर्स मैं ये गिरते हुए मार्केट में एनालिसिस कर रहा हूँ। हो सकता है फ्यूचर में मैं गलत भी प्रूव हो जाऊं और हो सकता है मैं ठीक भी हूँ। ये थोड़ा फ्यूचर में या बाद में ही पता चलेगा। ये मैंने 45 ईयर बेस की बात कर ली। अच्छा मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि ये जो प्राइस आप देख रहे हैं ना यहाँ पर जो मैंने आपको ये दिखाया था चाइना का प्राइस दिखाया था और ये जो कन्वर्ट करके ये जो प्राइस है ये कन्वर्टेड प्राइस है। ये डॉलर में आपको दिख रहा है बट ये कन्वर्टेड प्राइस है जो बट ये कन्वर्टेड प्राइस है डॉलर के अंदर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 78.5 डॉलर का ऑलमोस्ट मतलब कन्वर्ट करके शंघाई गोल्ड एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है। शंघाई गोल्ड एक्सचेंज पे 78.6 डॉलर का ट्रेड हो रहा है एंड यूएस मार्केट पे 72.5 डॉलर्स का ट्रेड हो रहा है। तो एक्चुअली में अगर आपको देखना है ना कि रियल में सिल्वर ये तो सिर्फ पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। पेपर कॉन्ट्रैक्ट इस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। अगर आपको देखना है कि रियल में किस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि कुछ ट्रेडर्स हैं जो स्पॉट ट्रेडर्स हैं आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि स्पॉट मार्केट के अंदर क्या सिल्वर इस डिस्काउंटेड प्राइस पे बिक रहा है कि महंगे प्राइस पे बिक रहा है। अगर जैसे एक वेबसाइट है sdbullion.com करके, ये आई थिंक ये मेरे वेबसाइट यहाँ इंडिया में खुलेगी नहीं क्योंकि मेरे को उसको वीपीएन से एक्सेस करना पड़ता है। ये वेबसाइट ना आई थिंक सिर्फ यूएस वगैरह में या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में चलती है। बट मैं मे बी यहाँ से कोशिश करता हूँ पता करने की। तो सिल्वर प्राइस टुडे यहाँ पर जो प्राइस बता रहा है स्पॉट प्राइस जो बता रहा है 76.883 का प्राइस बता रहा है। और यहाँ पर तो 76.83 का जो प्राइस है ये जो शंघाई गोल्ड एक्सचेंज है उसके उससे दिस प्राइस इज क्लोजर देन टू जो पेपर मार्केट का प्राइस है 72 का। एंड वैसे ही यहाँ पर ये एक बंदा है। ये चाइनीज मार्केट में था तो आपको जैसे फ्राइडे को मार्केट बंद हुआ था तो 85 आई थिंक 85 यूएसडी का सिल्वर क्लोज हुआ होगा चाइनीज मार्केट में फ्राइडे को। ये बंदा ना December 27 विच वाज सैटरडे ये मार्केट के अंदर गया था गोल्ड लेने एंड इसका वहां पे बताया था कि फिजिकल सिल्वर है वो तो एक्चुअली वहाँ $90 का बिक रहा है। मतलब इवन जो प्राइस पेपर पेपर फ्यूचर्स का जो ट्रेड हो रहा है शंघाई में उससे भी $5 प्रीमियम पे फिजिकल सिल्वर मिल रहा है। एंड इवन इसने आज भी एक वीडियो पोस्ट किया था। इवन जब मैंने ये वीडियो बनाया उससे थोड़ा सा पहले उसने बताया चालू तो उसने इवन बोला कि आज जो प्राइस है वो 92 पर पहुंच चुका है वहाँ फिजिकल सिल्वर का प्राइस। तो इवन ये इस बंदे ने तो काफी सारा सिल्वर खरीदा था। बट ये कह रहा है कि मैंने जिस बंदे को पैसे दिए थे वो अभी तक मेरे को मेरा सिल्वर अभी तक नहीं डिलीवर कर पाया। एंड बहुत सारी जगह आप ये सुन रहे होंगे कि सिल्वर तो मार्केट में है ही नहीं, मतलब सप्लाई तो मिल ही नहीं रही है। तो फिजिकल सिल्वर दिख ही नहीं रहा कहीं पर भी। ये जो ग्राफ उसने अपने वीडियो में शेयर किया था ये ग्राफ उसने खुद बनाया है, खुद प्लॉट किया है। तो आप देख सकते हैं कि December 15 तक तो ये कॉमेक्स का प्राइस है। ये शंघाई के फ्यूचर्स का प्राइस है, मतलब जो पेपर मार्केट है उसका प्राइस है। एंड ये शंघाई में जो फिजिकल सिल्वर है वो किस प्राइस में मिल रहा है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मोर और लेस December 15 तक ये प्राइस काफी सेम था। बट इसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि इन प्राइजेस के बीच में ना स्प्रेड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कॉमिक्स का प्राइस सबसे ज्यादा लो है, शंघाई पेपर का प्राइस ज्यादा है एंड शंघाई में जो फिजिकल सिल्वर मिल रहा है वो और ज्यादा महंगा मिल रहा है। तो अगर आपको रियल फिजिकल सिल्वर का प्राइस देखना भी है तो बहुत सारे ना स्पॉट मार्केट डीलर्स हैं चाइना में। तो आप उनका प्राइस देख सकते हैं कि वहां पे बाइंग सेलिंग किस प्राइस पे हो रही है। आपको उससे ना आपको एक ग्राउंड वर्क आपको ग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि रियल सिल्वर किस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। अब मैं थोड़ा एक टेक्निकल डिस्कशन करना चाहता हूँ कि मैं कहना मतलब ये कहना चाह रहा हूँ
कि अभी तक नॉर्मली टेक्निकल लैंग्वेज में क्या लोग कहते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की लोग बातें करते हैं एंड उससे प्राइस के टारगेट्स निकालते हैं। अब क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि 45 ईयर्स के हाई को ब्रेक कर चुका है सिल्वर जो है, तो अभी ना हम एक ब्लू स्काई टेरिटरी में है। यहाँ पर ना किसी को उसका प्राइस और वैल्यू पता नहीं है एंड अभी यहाँ पे ना प्राइस डिस्कवरी हो रही है। अभी मार्केट पता करेगा यहाँ प्राइस डिस्कवरी क्या हो रही है, क्योंकि बहुत टाइम तक, इतने टाइम तक क्योंकि सिल्वर का प्राइस सप्रेस था। अब जाके हमें थोड़ा सा पता चलेगा कि रियल सिल्वर का प्राइस क्या होगा। तो ये मुझको तो लगता है काफी पॉजिटिव साइन है। अब ये जो सारी बातें मैं कह रहा हूँ ना, ये सब इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, क्योंकि मैंने मे बी कहीं और किसी और प्राइस पे सिल्वर खरीदा, आप नहीं जानते कि मैंने सिल्वर खरीदा भी है कि नहीं खरीदा। और आप मेरे बेसिस पे, अब मेरे कहने पे ये खड़े हुए यहाँ पे चार्ट पे आप अगर सिल्वर लेने की कोशिश करेंगे तो मे बी विल गेट योर हैंड्स बर्न्ड। ठीक है, तो मैं, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ यहाँ पे सिल्वर के पोजीशन के बारे में। एंड जो ये प्राइजेस आपको करेक्ट होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे चार्ट पे, मेरे को लग रहा है ये सिर्फ नोशनल है। ये आर्टिफिशियल तरीके से जो बायर्स हैं उनको शेकआउट करने की कोशिश करी जा रही है। एंड ये ना आर्बिट्राज जितना बड़ा है, जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा ना इस मार्केट, जो ये कॉमेक्स और सीएमई का प्राइस है, यूएस का जो सिल्वर का प्राइस है, वेस्टर्न प्राइस है सिल्वर का, इसको ना कैचअप करना ही पड़ेगा चाइनीज प्राइस को, या जो भी जहां पर भी रियल प्राइस, जहाँ भी मतलब जो रियल प्राइस है सिल्वर का, उसको कैचअप करना ही पड़ेगा। अ, अब मेरा ये और चीज, ये आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, इसमें सिल्वर स्क्वीज की बात करी थी, तो क्या इस टाइम पे ऐसा नहीं कर सकते कि बैंक अभी भी बहुत सारे और एडिशनल पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स बेचें एंड उस तरीके से प्राइस यहाँ दबा दें और इस सिल्वर स्क्वीज को रोक पाए? तो होगा क्या कि अगर मान लो आप दबा सकते हो यहाँ पर, बट कुछ लोगों को तो आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी ना, और अभी जितने लोग बुलिश हैं आपके पास इन्वेंट्री तो है ही नहीं डिलीवर करने के लिए। और इस केस में मतलब बेसिकली अगर आप इस केस में अभी आपके पास अगर इन्वेंट्री नहीं है और अगर आप एडिशनल बहुत सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बेचते हो इस उम्मीद में कि आप प्राइस को दबा दोगे, तो कहीं ना कहीं रियल सिल्वर बहुत सारे लोग तो होल्ड कर रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, रिजर्व बैंक सब होल्ड कर रहे हैं। तो दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ लाइटिंग योर मनी ऑन फायर। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि शॉर्ट टर्म आप फ्लक्चुएशंस कर पाओगे प्राइस में, बट लॉन्ग टर्म में आप प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकते। सप्लाई एंड डिमांड ऑफ सिल्वर तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अब मैं रुपी के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हम इंडिया में हैं। अब इंडिया में क्या हो रहा है कि अभी तो ना रुपी हमारा काफी ज्यादा गिरा हुआ है, राइट, कंपेयर टू डॉलर। ये है यूएसडी आईएनआर का चार्ट। अब जब तक ना हमारा रुपी गिरता रहेगा, हमारा अगर ये जो सिल्वर का ट्रेड है ये आपके लिए पॉजिटिव, अगर मान लो सिल्वर सेम मान लीजिए कांस्टेंट भी रहता है, मान लीजिए जो भी प्राइस उसका चल रहा है $72 का, और $72 पे ही रहता है, और मान लीजिए रुपी गिरता जाता है, तो उस टाइम तक तो आपके लिए ट्रेड पॉजिटिवली ही एक्ट करेगा। मैं थोड़ा केयरफुल होऊंगा जब ये जो रुपी है अप्रिशिएट होना चालू करेगा। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि रुपी हो सकता है अभी शॉर्ट टर्म में और वीक हो, बट ओवर अ मिड टर्म या मे बी ओवर अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म एंड ऑल्सो ओवर अ लॉन्ग टर्म, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रुपये को बहुत सिग्निफिकेंटली अप्रिशिएट करना चाहिए डॉलर के कंपैरिजन में। तो जब ये रुपी रिवर्ट करना चालू करेगा, जब ये रुपी अप्रिशिएट होना चालू करेगा, तो वो टाइम ना हमारे लिए बहुत वॉलेटिलिटी का हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि हम जो सारा सिल्वर अभी तक खरीदते हैं वो डॉलर टर्म्स में थोड़ा खरीदते हैं। अ, और हम ये डॉलर से हम इसकी बेंचमार्किंग करते थे अभी तक। अब ये जो बेंचमार्किंग है, जैसे जैसे हम डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि हम ये जो डॉलर स्टैंडर्ड है इससे हम थोड़ा हट रहे हैं। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी क्या हो रहा है कि अभी मार्केट में यही बात चल रही है, बहुत कॉमन अब तो बात हो गई है कि जो प्रेशियस मेटल है इसकी जो प्राइसिंग है, दिस शुड शिफ्ट टू एशिया, चाइना में, सिंगापुर में, इंडिया में, जहाँ पे रियल काम हो रहा है और ये चीजें रियल में यूज होती हैं। एंड इन्हीं इन्हीं कंट्रीज ने एक्चुअली रियल में सब कलेक्ट करके रखा है। रशिया ने कितना सारा सिल्वर, और सिल्वर भी आई थिंक करा होगा थोड़ा बहुत, बट उसने कितना सारा गोल्ड कलेक्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे जहाँ पे फिजिकल चीजों में एक्चुअली लोग काम करते हैं, इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को इसकी प्राइसिंग डिसाइड करनी चाहिए। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जेपीएमसी जो एक काफी बहुत ज्यादा बड़ा बैंक है, उसने ना अपना जो प्रेशियस मेटल डेस्क है वो बहुत चुपचाप
यूएस से सिंगापुर शिफ्ट कर दिया है। एंड मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। आई थिंक गोल्ड ईटीएफ आता है आईसीआईसीआई का। उनका ना, आई थिंक इनका ये मैंडेट पब्लिश करना होता है। तो इन्होंने क्या, इनकी ना स्लाइट चेंज ऑफ लैंग्वेज इन्होंने कर दिया। अभी तक इनका क्या था, इनका आई थिंक फंड ऑब्जेक्टिव था कि जो एलबीएमए का जो प्राइस है हम उसको ट्रैक करेंगे। अब उन्होंने क्या ऑब्जेक्टिव चेंज कर दिया, उन्होंने ऑब्जेक्टिव चेंज कर दिया कि अब हम डोमेस्टिक प्राइस को ट्रैक करेंगे। तो एक तरीके से अभी प्राइसिंग की जो बेंचमार्किंग है वो शिफ्ट हो रही है, वो डोमेस्टिकली शिफ्ट हो रही है। तो ये मतलब अगेन मैं आपको बस साइंस बता रहा हूँ कि कितनी सारी चीजें हो रही हैं दुनिया के अंदर। एंड इसके बेसिस पे इवन दो मतलब देखते हैं अभी कब रुपी अप्रिशिएट होना चालू करता है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मे बी हमारे जो अगला क्वार्टर है या अगले आधे साल के अंदर रुपी को अप्रिशिएट करना चालू कर देना चाहिए। इसके बहुत सारे साइंस हैं मार्केट के अंदर। मैं एटलीस्ट मैंने तो रीड जितना करा है, मेरे हिसाब से तो रुपी को अप्रिशिएट करना चाहिए काफी सिग्निफिकेंटली। तो तब देखते हैं हम कि सिल्वर और ये गोल्ड जो है प्रेशियस मेटल्स अभी कैसे परफॉर्म करेंगे। तो ये था मेरा एनालिसिस। एंड ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं थी। मेरे हिसाब से ये वाला जो सिल्वर ट्रेड है, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत स्पेक्टाकुलर ट्रेड हो सकता है, ये बहुत स्पेक्टाकुलर मूव हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता था और ये थीसिस एक बार डिस्कस करना चाहता था। आप कोई भी अपना डिसीजन लें तो आप सोच समझ के अपनी रिसर्च करके लें। एंड किसी और के भरोसे, मेरे भरोसे ये मत करिएगा। आप खुद की रिसर्च करिएगा। बट मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि बहुत एक एसिमेट्रिक ट्रेड है। एंड मेरे को तो लगता है कि इस डेकेड का बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल ट्रेड हो सकता है ये। तो मेरे को तो उसमें इतना पोटेंशियल दिखता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।